नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। वो हैं अभिनय शर्मा, जो कि एक मोटिवेटर और टीचर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच पल्लवी। तो चलिए आज सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के डेट में जो ऑनलाइन एजुकेशन या फिर ऑफलाइन एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन कितना इम्पैक्टफुल होता है, कितना फ्रूटफुल होता है स्टूडेंट्स के लिए। इसके साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मैथ्स, जिसकी बेसिक जानकारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हर स्टूडेंट के लिए, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मैथ्स से भागते हैं, लेकिन आगे जाकर उनको इस बात का अंदाज़ा होता है कि मैथ्स जो है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा बहुत ही सही लेकिन ज़रूरी होता है। तो उसको क्रैक करने के लिए क्या किया जाए। लेकिन सबसे पहले हम अभिनय जी से सवाल यही जानेंगे कि आखिरकार ऑनलाइन एजुकेशन, जिसका आजकल ट्रेंड है, ये कितना फ्रूटफुल, कितना इम्पैक्टफुल साबित होता है। देखिए, मैं एक चीज कहूँगा कि हर चीज के प्रॉस कॉन्स होते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के भी अपने हैं। एक्चुअली क्या हुआ है कि पिछले एक साल में अगर देखा जाए, चाहे वो जो भी वजह रही हो, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। एक होता था कि ऑफलाइन कोचिंग में जो ट्रस्ट बच्चा इस टीचर पे कर पाता था, वो ऑनलाइन एजुकेशन में शायद वो डेवलप नहीं हो पा रहा है बच्चे को। और उसकी बहुत सारी वजह है कि ऑनलाइन इंडस्ट्री इस तरीके से इतना कंपटीशन उस चीज में है, टीचर्स एक जगह नहीं पढ़ा पा रहा है लॉन्ग टाइम तक, तो उसकी वजह से अगर देखा जाए तो क्रेडिबिलिटी जरूर कम हुई है। नहीं तो ऑनलाइन एजुकेशन के फायदे बहुत ज्यादा है अगर बच्चा पढ़ पाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये कि पढ़ाई करना इतना आसान तो है नहीं। बिल्कुल, पढ़ाई में मन नहीं लगता। हम खुद भी पढ़े, हमें भी लगता था यार पढ़ाई बहुत मुश्किल है। हम जितने भी लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, हमें वो एक साल बाद वाली नौकरी दिखती है। अगर कोई हमसे ये कह दे कि वो नौकरी आपको ऐसे मिल जाएगी, हम जिंदगी में किताब ना छूएं। तो वो जो इंटरेस्ट डेवलप करने वाली बात थी वो ऑनलाइन में उतना नहीं हो पाता। जो मेन है कि भाई ऑफलाइन में क्या है कि बच्चा टीचर के सामने बैठा है तो उसकी मजबूरी है कि वो पढ़ता ही था। लेकिन अभी क्या होता है, ऑफलाइन में उसने 10 मिनट वीडियो देखी, फिर पेंडिंग होता चला गया काम। तो उसके भी प्रॉस कॉन्स हैं उसमें। क्या है, लेकिन कि टाइम बहुत बच जा रहा है। अगर मैं आज दिल्ली पढ़ा रहा होता तो हर बच्चे को मुखर्जी नगर आना पड़ता, लेकिन आज अगर मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो हर बच्चे तक वो नॉलेज पहुंच पा रही है, वो ज्ञान पहुंच पा रहा है। तो ऑनलाइन एजुकेशन अच्छा है, लेकिन उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी ऑफलाइन कोचिंग ले चुके हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो नया बच्चा है वो भी ऑनलाइन एजुकेशन को ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में वो समझ पाएगा। तो ऑनलाइन एजुकेशन अच्छा है, ऐसा नहीं है कि। लेकिन इसके साथ ही बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए लोग सालों सालों प्रिपरेशन करते रह जाते हैं। कोई 3 साल तक प्रिपरेशन करता है, कोई पहले ही साल में क्रैक कर लेता है। कमी कहाँ रह जाती है? नहीं पता, कमी हमारी स्ट्रेटेजी में होती है। जैसे मान लेते हैं कि हम एक साल असफल हो गए, हम फिर उस रास्ते पे चल रहे हैं, जबकि मैं ये जानता हूँ कि पिछली बार भी मैंने यही सब किया था। सिर्फ मैं नोट्स इकट्ठे करते रह गया था और फिर मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ। जो मैंने कमियां की, हम एनालिसिस नहीं करते। सबसे जो ठीक चीज मुझे खुद के अंदर लगती है कि एनालिसिस मैंने हमेशा किया। जब मैं कुछ भी नहीं था तो भी मैं एनालिसिस करता था कि मैं जो चीज कर रहा हूँ क्या ये फ्रूटफुल होगी, इसका कुछ फल निकलेगा। हम कुछ भी करते रहे। जैसे कहते हैं ना कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दो चीजें आई कि आप एक चीज, अब एक ऐसी दीवार है जो टूट ही नहीं सकती या उस डायरेक्शन में वो नहीं टूट सकती, और हम फोर्स लगाए जा रहे हैं, कितना भी फोर्स लगा लें वो नहीं गिरेगी उस डायरेक्शन में। तो ये मेन चीज है कि हम स्ट्रेटेजी नहीं बदलते। अगर हम एक बार फेल हो गए तो हम ये नहीं सोचते कि कहाँ कमी थी, उनको सुधारा जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी पेपर हुआ, कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके 120 नंबर आ रहे हैं, 125 आ रहे हैं, फिर से वो तैयारी में लग गए उसी तरीके से। उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी इतनी अच्छी तैयारी थी, मैं 80 नंबर कहाँ कट कर गया, कहाँ मेरी गलती है। तो हम इवेल्यूशन नहीं कर रहे खुद का। वही एक वजह हो सकती है कि लगातार आप फेल हो रहे हो। नहीं तो आप एक बार फेल हो सकते हो, 2 बार। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 4 साल तैयारी कर रहे थे, इसका मतलब आपकी तैयारी थी ही नहीं, आप कुछ और कर रहे थे। क्या इसकी एक बहुत बड़ी वजह नर्वसनेस हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, नर्वसनेस, पीयर प्रेशर हो सकता है? बिल्कुल, मैं मानता हूँ। नर्वसनेस पता है कब आती है? जैसे मान लेते हैं कि आपने मुझे बुलाया और मुझे होता है कि मुझे नॉलेज ही नहीं है कि क्या बोलना है, तो मुझे नर्वसनेस होगी। अभी क्या है, मेरे माइंड में इतने सारे थॉट्स हैं, मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं बताने के लिए कि मुझे लगता है कि मैं 3-4 घंटे इंटरव्यू दे सकता हूं, तो मुझे नर्वसनेस नहीं है। जब हमारे ज्ञान में कमी होती है तो नर्वसनेस तभी है जब हम ये सोच के जा रहे हैं कि मैं 150 सवाल पढ़ के जा रहा हूँ, 70 इसमें से आए नहीं आए, ये नर्वसनेस है। और जहां मेरी तैयारी इतनी अच्छी है तो मुझे लगता है कि फिर वो नर्वसनेस कम हो जाती है। हमारे ज्ञान की कमी के कारण ही नर्वसनेस आती है। जब हमारे पास चीजें हैं ही नहीं,
शो करने के लिए, तो नर्वसनेस होना स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने बहुत अच्छा, जैसे आज मैंने ज्ञान अगर अर्जित कर लिया, मैं एसएससी देता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे उतनी नर्वसनेस नहीं होगी जितनी एक स्टूडेंट को होती है। तो वो सारा खेल ज्ञान का ही है कि आपने कितनी पढ़ाई की है, किस लेवल तक की है। तो आपकी इस बात को अगर मैं एक छोटे से शब्दों में कहूँ तो क्या पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के लिए ना कर कर एक बेहतर नॉलेज के लिए की जाए तो बिल्कुल, ये तो मेन चीज है। देखिए मैंने यही, जब हम किसी भी चीज को सोच के करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि एक बंदा कुछ भी गलत करता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन शराब पीता है, वो चाहता है कि मुझे ये छोड़नी है, वो उस चीज के पीछे पड़ गया तो कभी नहीं छोड़ पाएगा। देखिए कोई भी चीज, जैसे कहते हैं ना, छोड़नी नहीं चाहिए, छूटनी चाहिए अपने आप। यानी अपने आप हम ऐसा करते रहें कि हमारा उस चीज से ध्यान हट जाए। कोई भी नेगेटिव चीज के लिए हो गया, लेकिन ऐसी पॉजिटिव चीज के लिए कि मैं अगर अपना पढ़ता रहूं और मेरा ध्यान सिलेक्शन की तरफ ना होके कि मुझे सिलेक्शन लेना है, नौकरी लेनी है, मुझे ज्ञान हासिल करना है, तो सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। अगर नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यही पढ़ते रहेंगे तो हमें 3 महीने काटना भारी हो जाता है। फॉर एग्जांपल किसी का इंतजार करना हो, बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन अपने आप अगर 4 घंटे काटने हो तो बहुत आसानी से कट जाते हैं। तो ये स्टडी भी एक सफर है, इसको सफर की तरह जीना चाहिए। ठीक है, मैं आज पढ़ रहा हूँ, कल पढ़ रहा हूँ, इसका फायदा मुझे प्री में मिल जाएगा, उसके बाद प्री के जो 3 महीने आएंगे तो मैं मेंस में फायदा उठा लूंगा। लेकिन बच्चा वो टारगेट ही नहीं सेट कर पाता है। बेसिकली वो टाइम मैनेजमेंट जो शेड्यूल उसका होना चाहिए वो चीज नहीं सेट कर पाता। सर एक और अहम बात ये कि पढ़ाई के दौरान अगर आज किसी ने एक मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ा, उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, फिर अगले दिन उससे ऐसा लगता है कि शायद मुझे रिवीजन करना चाहिए जो मैंने कल पढ़ा, फिर अगले दिन वो उसी चीज़ को रिवाइज करता है, फिर उसके अगले दिन इसी चीज़ को रिवाइज करता है। तो क्या हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि उसको खुद में उस चैप्टर को लेके कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए वो बार बार रिवाइज करता रहा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए अब ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं। हम मान लें कि मैंने एक मूवी देखी 5 साल पहले, आज भी मुझे उसकी बात याद है, कोई रिवीजन की जरूरत नहीं है। या मैंने पहली दूसरी क्लास में कुछ चीज़ें इतनी शिद्दत से याद की, गिनतियाँ पहाड़े, जो मुझे आज तक याद है। तो वो डिपेंड यही करता है कि आपने कितनी शिद्दत के साथ पढ़ाई की है। जब हम इस एज में आ जाते हैं तो डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि हम पढ़ाई में उतना मन नहीं लगा पा रहे, हम 100% नहीं दे पा रहे। हम एक किताब लेके बैठते हैं और हम 4 पन्ने उसके पढ़ लें और 2 पन्ने हवा से उड़ जाएं, तो 5 मिनट बाद तो हमें ये पता चलता है अच्छा ये 2 पन्ने तो मैं पहले पढ़ चुका था। हम इंटरेस्ट नहीं है, हमने बस एक लालच नौकरी को बनाया हुआ है और उस लालच में हम पढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हम शिद्दत से पढ़ाई करते हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत रिवीजन की जरूरत है। कोई भी एग्जाम है, 8-9 महीने की तैयारी से हर एग्जाम निकल जाता है, जितने भी आप देखेंगे। देखिए कुछ लोग तो अपवाद होते हैं, उन अपवादों को अगर हम हटा दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता हर आदमी को अपने आप को अपवाद समझना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने 8-9 महीने में एग्जाम निकाले और वो बताते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत लंबी तैयारी करेंगे 2 साल 3 साल, तो पहले वाला तो आपने भूलते जाना ही है। चीजें बदलती रहेंगी, कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि कंपटीशन नहीं बढ़ा, कंपटीशन बढ़ा है, लेकिन उस हिसाब से सोर्सेज भी बहुत बड़े हैं। मैंने 2012 में तैयारी की थी, मात्र 1 बुक एसएससी की आती थी जिस वक्त तैयारी की थी, और अब आज इतनी चीजें। कुछ लोगों को लगता है कि यार ऑनलाइन इतना फ्री मिल रहा है तो सब लोग वही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए पढ़ना एक अलग बात है, ज्ञान तो बहुत लोगों के पास है, लोग अप्लाई नहीं कर पाते। आप बताइए, सारा खेल तो अप्लाई करने का ही है, पढ़ते तो सारे लोग हैं। सास बहू का झगड़ा आज तक नहीं खत्म हो पा रहा हर साल, जबकि रामायण पढ़ रही है। तो वो चीजें कि हम अप्लाई नहीं कर पा रहे चीजों को, पढ़ने वाली चीजों को। जितने लोग अप्लाई कर पाते हैं वो सब सेलेक्ट हो रहे हैं। उससे ये डरने की जरूरत नहीं है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया, वो चीजें नहीं रही, अब मैं वैसा नहीं कर सकता। तो रिसोर्सेज भी उस हिसाब से बहुत बढ़ गए। बिल्कुल, तो जो आप सोचते हैं कम से कम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सर ने जाहिर तौर पर बहुत अच्छी बात कही है कि कम से कम पढ़िए तो स्मार्ट तरीके से पढ़िए कि आपको बार बार एक ही चीज पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जरा मैथ्स पे भी फोकस कर लेते हैं। मैथ्स को लेकर बहुत ज्यादा डर लोगों में होता है, खास करके कुछ ऐसे स्टूडेंट्स में जो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं मैथ्स में। मैथ्स का एक कैलकुलेशन देख लेते हैं तो ना बाबा मैथ्स तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये मैथ्स कितना जरूरी होता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जिसको मैथ्स आ गई तो जिंदगी जीना आ जाता है। सब कुछ के लिए मैथ्स जरूरी है। लेकिन अगर आपको ये लगता है ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आ नहीं सकती, कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। हम उतनी तैयारी नहीं कर पाते। हमने 10 दिन तैयारी की, फिर हम हिम्मत हारने लगते हैं। हमारी पीठ थपथपाने वाला हमें लगता है कि कोई मिलना चाहिए, जबकि मैंने भी जीवन में आगे बढ़ा है, खुद की फीट खुद ही थपथपाई है। कोई आपकी फीट नहीं थपथपाएगा जब तक आप सक्सेस नहीं पा लेते जीवन में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि खुद ही, जैसे लोग आज मोटिवेशन की तलाश में घूम रहे हैं, यार मोटिवेशन नहीं मिलता, जबकि कुछ मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन कैसे आता है, हमारे पास कैसे आया जीवन में आगे बढ़ने का, कि जो कमियां हमने की, जो गलतियां हमने की, हमने उनसे सीखा, हमने जाना कि ये गलती हुई तो कैसे हमने उससे निकला। जो परेशानियां आप अपने जीवन में देखते हैं, फेस करते हैं, वही चीज़ आपको इंस्पायर करती है। आपको पता लग जाता है यार ये दुख तो नॉर्मल है, मेरे पहले भी आया, मैं निकल जाऊँगा इन सब चीज़ों से। तो मैथ्स की आपने बात की कि मैथ्स देखिए बहुत ज़रूरी है। आज अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं तो मैथ्स के
दम पर यूं जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में किया है वो मैथ्स के दम पे ही किया है। मैं तो स्टार्टिंग से ही मैथ्स पे बहुत फोकस रहा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 10th तक तो लगभग सभी मैथ्स पढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने 10th तक भी मैथ्स नहीं पढ़ा, आप गृह विज्ञान में घुसे रहे, होता ना एक होम साइंस आपने ले लिया 8वीं क्लास के बाद, तो फिर आपको एसएससी के एग्जाम में नहीं आना चाहिए या उन एग्जाम्स में आपको नहीं आना चाहिए जिनमें 250 नंबर की मैथ्स आ रही है। तो फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी है। फिर आपको एग्जाम डिसाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि अच्छा मैथ्स यूपीएससी में नहीं आती, चलो यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं। आपको अपनी कैपेबिलिटी कि आप कितना पढ़ते आए, जब हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, 14 क्लास हमने पढ़ ली, तो हमें खुद अपने बारे में भी ये पता लग जाता है कि मेरा स्तर क्या है और मैं किस तरीके के एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूँ। देखिए हर इंसान एक जैसा नहीं हो सकता, ये तो मानना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ होती है पढ़ाई के लिए, या फिर अगर आप अपने ऑफिस का भी काम कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी बात होती है जो शायद बहुत से लोग करने में बहुत पीछे हो जाते हैं और समझ में भी नहीं आता है कि उनको अपना शेड्यूल कैसे बनाना चाहिए। तो क्या टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइफ में, और इसको कैसे किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? देखिए जब तक आप अपने जीवन में टारगेट्स नहीं बनाएंगे तब तक सफलता का मिलना बहुत मुश्किल है। टारगेट्स तो हमें सेट करने ही पड़ते हैं और छोटे छोटे टारगेट्स ही हमें बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। कुछ भी करना हो, मैं आज सुबह जगता हूं तो भी अपना शेड्यूल डिसाइड कर लिया मैंने कि मुझे भी 5 घंटे क्लास लेनी है। मैं आज भी इस स्टेज पे पहुंचने के बाद भी 14-14 घंटे क्लास लेने के बाद थकता नहीं हूँ। उसके बाद किताब लिखना है, नोट्स बनाने हैं बच्चों के लिए, कुछ भी। तो ये चीज़ तो आपको सीखनी है कि आप बैठ के 6 घंटे पढ़ नहीं सकते। ठीक है, हमारे पास मोटिवेशन के अलग साधन है, आपके पास मोटिवेशन के अलग साधन है, लेकिन फाइनल गोल तो वही है कि आपको भी अपने ड्रीम पूरे करने हैं, मुझे भी अपने ड्रीम पूरे करने हैं। तो छोटे छोटे टारगेट्स बनाने चाहिए। हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, कभी बहुत लंबे टारगेट्स नहीं बनाने चाहिए कि अभी और ये 2019 तो तब होगा, तब तक आप खाली बैठे रहेंगे। नहीं, आपको पता है आज सुबह आप 10 बजे जगह अपने शाम तक के टारगेट डिसाइड कर लीजिए, मुझे इतने इतने घंटे ये पढ़ना है। मतलब मेरे हिसाब से 2 रूटीन होने चाहिए इंसान के, एक ओवरऑल रूटीन और एक पर डे का रूटीन होना चाहिए। ठीक है, कि भाई 1 महीने में मुझे इतनी सारी चीजें खत्म करनी है, अच्छा पर डे इतनी इतनी चीजें खत्म करूंगा। टारगेट्स ऐसा भी नहीं कि 100% पूरे ही होते हैं, नहीं हो पाते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 80% 90% अचीव कर पाए ये चीजें। सर आपको क्या लगता है, जो बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं तो उनके ड्रीम्स जो होते हैं, चाहे मैं या एक अच्छा टीचर बनूं या फिर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अच्छा टीचर बनना तो एक मजबूरी हो जाती है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर लूं, वो ऐसा सोचता है कोई भी शख्स, कोई भी स्टूडेंट। तो क्या लगता है कि जो ड्रीम्स होते हैं उसके अपने, वो उसी के ऊपर बोझ बन जाते हैं। उसके बाद अरे यार मुझे पढ़ना है, मुझे तो ये करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे तो ये खुद ही ड्रीम को वो बोझ बना लेते हैं। बिल्कुल 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 वही है ना कि देखिए जिंदगी जीने का नाम है। अगर आप एक ही चीज पे फोकस हो जाते हैं ना, सारी कायनात आपको उससे दूर करने में लग जाती है। आप बस पढ़ाई करते रहिए, आप अपना 100% देखिए तो देखिए, बहुत रास्ते मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी नौकरी नहीं लगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत रास्ते मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, आज मैं तो नौकरी नहीं कर रहा, तो वो ये कि हम शिद्दत से कोई काम करते नहीं, बस ये है मुझे करना है, मुझे ऐसा बनना है, और वो चीज हमारे दिमाग में सेट हो जाती है और अब बस हम ख्यालों में जीने लगते हैं। जबकि किसी को भी हम भले ही कुछ भी कहें, लेकिन अपनी सच्चाई हमें पता होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने आज किया, क्या वो जो ड्रीम मेरा है उसमें वो सहायता देगा मुझे या नहीं देगा, उसमें सहायक बनेगा नहीं बनेगा, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। वही इवोल्यूशन वाली जो मैंने बात कही कि आप कुछ भी अगर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में कर रहे हैं और सही कर रहे हैं कि नहीं। और इसके लिए बहुत सारे साधन हैं, लेकिन वही है यूट्यूब पे जाते हैं तो वहां भी डिस्ट्रैक्शन बहुत है, तो अपने आप को समझाना तो पड़ेगा ही। वो तो हर जगह ही है और आज के युग से नहीं है, बहुत पहले से ही है। ये तो मानव का नेचर है, इसको तो थोड़ा बहुत आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल टारगेटेड और फोकस्ड होना ज़रूरी है। आप क्या चाहते हैं और जो चाहते हैं उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, सोर्सेज क्या हैं आपके पास, और उन सोर्सेज के लिए आपको सबसे पहले स्मार्ट होना होगा, जो सर बता रहे हैं लगातार। सर एक और बहुत ही आजकल के डेट में देखने को मिल रहा है ये कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सामने वाले को देखते हैं और सोचते हैं अरे यार इसने तो ये वाला एग्जाम क्रैक कर लिया, मैं तो कुछ नहीं कर पाया, मैंने तो सालों साल तैयारी की, और उसके बाद गलत स्टेप्स उठा लेते हैं। उस नेगेटिविटी से कैसे बाहर आए कोई? ये हर इंसान को भगवान ने कुछ ना कुछ खूबी देके भेजी है। हम भी देखते थे, हमारे दोस्त भी आज अगर कुछ देखते हैं तो वो ये सोचते होंगे अरे ये बंदा यहाँ पहुंच गया। हम उसके पीछे की मेहनत नहीं देखते। हर सफल आदमी को या कोई भी इंसान कहीं पहुंचा है तो हमें लगता है ये सफल हो गया, हम उसके पीछे की मेहनत को नहीं देखते। हम वो मेहनत फॉलो नहीं करते, बस ये सोचते हैं ये ऐसा पहुंच गया। तो ये तो जेलस फील करने वाली बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ किस्मत में लिखा हुआ है और हर इंसान कुछ भी कर सकता है। मैं अपनी बताऊं, मैं कुछ भी जो मैंने ड्रीम देखे आज तक, अगर मैं कोई छोटी सी बात सोच भी ली तो वो भी सत्य हुई जीवन में, क्योंकि काम करना पड़ता है उस चीज के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आप अपना
100% डाल देते हैं तो अफसोस की कोई मात्रा नहीं रह जाती। मुझे लगता है मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, अब नहीं हो पाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उस चीज में पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है कि वो कितना सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, आपने जब पेरेंट्स की बात की तो पीयर प्रेशर की अगर हम हाँ, बात करें वो चीज बहुत मुश्किल होती है। तो देखिए इससे तो हमें समझना पड़ेगा कि मान लेते हैं अगर हमारे पेरेंट्स उतने पढ़े लिखे नहीं है तो उस चीज को हमें कैसे हैंडल करना है, हमें ये चीज तो उनकी झेलनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। उनकी भी मजबूरी है, ऐसा नहीं, उनकी भी मजबूरी है कि भाई वो प्रेशर बना रहे हैं, उन पे और लोगों का प्रेशर है। आजकल ये सोशल प्रेशर, ये सारी चीजें बहुत परेशान करती हैं। तो मैं यही कहता हूँ भाई, जिस वक्त आप इस दौर में हो तो लोगों से दूर रहो जब तक आप सफल नहीं हो जाते। जिस दिन आप सफल हो जाओगे तो सब खुद आपसे बात करेंगे, उस दौरान मुझे लगता है लोगों से दूर रहना चाहिए। सर, सफलता का मैं जरूर ये जानना चाहूंगी, लोग कहते हैं मैं पैमाना क्या, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मैं सक्सेस, उसका पैमाना क्या है? देखिए पैमाना यही होता है कि जब हम कुछ ड्रीम बना लेते हैं, हम कुछ ड्रीम बना लेते हैं, और कई लोग होते हैं कि जो बहुत ज्यादा हाइपर ड्रीम बना लेते हैं, फिर जब वो उस चीज को नहीं अचीव कर पाते तो उनको लगता है कि मैं सफल नहीं हुआ। सफलता हर किसी के लिए अलग अलग पैमाना है। मैं यहाँ तक सोचता हूँ, यहाँ तक पहुँच गया, मैं सफल समझता हूँ अपने आप को। एक इंसान को यहाँ तक पहुँचना है और वो यहाँ पे, तो वो अपने आप को असफल समझता है। हर चीज़ क्या है, देखिए जैसे मैं कहता हूँ एक चीज़ हमेशा कि कोई भी चीज़ इस संसार में झूठ या सच नहीं है, ऐसे कोई भी, हर चीज़ का रेफरेंस है, हर चीज़ का रेफरेंस है। अगर मैं आज यहाँ पे कहूँ पुराने वाले 1000 का नोट दिखा के कि नोट है, तो लोग कहेंगे कि झूठ बोल रहा है, यानी कि जो सच 4 साल पहले सच था आज झूठ में बदल गया। तो हर चीज़ का रेफरेंस है, ऐसी सफलता का भी रेफरेंस है कि आप अपने आप को कहाँ लेके चल रहे हो और वहां तक आपको पहुंचना है। और कहीं ना कहीं देखिए कमी तो रह ही जाती है, इच्छाएं कभी नहीं खत्म होने वाली हैं, वो हमेशा बढ़ती रहेंगी। आप गांव से निकल के शहर आओगे, शहर से आपको लगेगा इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, फिर आप व्हाइट हाउस जाओगे, तो वो सब तो चलता रहेगा। तो सेटिस्फेक्शन तो लाना ही पड़ेगा अपने अंदर। बिल्कुल सेटिस्फेक्शन लाना पड़ेगा, लेकिन किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का क्या रोल होता है? मसलन गाने सुनना, अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है पढ़ाई के साथ साथ, क्या ये उतना ही सही है? जब हम एक समय में कहावत सुनते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, क्या आज के डेट में खेलोगे कूदोगे तो बनोगे सानिया सहवाग? तो ऐसा नहीं है। देखिए हर चीज की लिमिट है, अति तो हर चीज की ही बुरी है। अगर आप ये कर रहे हो कि पूरे दिन क्रिकेट में ही ध्यान लगा रहे हो, तो फिर आपको उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। थोड़ी बहुत एक्टिविटी तो होती रहनी चाहिए माइंड को बैलेंस करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। आपने 4 घंटे पढ़ लिया तो 1 घंटे ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। हर चीज बैलेंसिंग मात्रा में होनी चाहिए, जो कि नहीं हो पाती है। हम उन चीजों की तरफ ज्यादा झुक जाते हैं जिसमें ज्यादा मजा आ रहा है, ठीक है। और कोई भी चीज अगर सफल हुआ है कोई, तो वो काम करने पड़ते हैं जो बहुत कठिन है, और कठिन कामों से बच के हम उन सरल चीजों की तरफ या उस टेम्परेरी सुख की तरफ चले जाते हैं, तो वो गलत है। बैलेंस तो आपको करना ही पड़ेगा अपने आप को। और वो चीज है भी कि आज जो हमारा देश का मैक्सिमम युवा है वो इन सब चीजों से जूझ रहा है, बहुत बड़े बड़े सपने देख लेता है किसी भी चीज में, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ इनडायरेक्टली, और फिर जब वो पूरे नहीं हो पाते तो अपने आप को हारा हुआ समझने लगता है। अरे कुछ भी हार नहीं है, कुछ भी हार नहीं है। मैं ये कहता हूँ अगर आप अपने लिए खुद पर्याप्त, तो आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो जीवन में, ये हिम्मत आपको रखनी है और खुद की पीठ खुद थपथपानी है आपको कि मैं करूंगा, कैसे नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता। आप देखें इतने सारे लोगों की स्टोरी आप पढ़ें कि लोग कितने जमीन से और कहाँ से उठ के कहाँ पहुँच गए। मैं खुद कभी ये नहीं सोचता था, भले ही ख्वाब बड़े थे, लेकिन हाँ इतना नहीं सोचते थे कि यार ऐसा कुछ अच्छा कर पाएंगे कभी जीवन में, इतनी सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो वो सफ़र होता है ज़िंदगी का, और फिर जब तक परेशानियां ना हो, जब तक उस सक्सेस का, उस सफलता का भी कोई मज़ा नहीं है। मैथ्स पर कमांड करने के लिए क्या करना चाहिए? मैथ्स पे कमांड करने के लिए मुझे लगता है कि पहले बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। और आजकल तो इतने यूट्यूब चैनल हैं, खुद मैंने यूट्यूब पे 80% लगभग फ्री एजुकेशन दी। ये आपको शायद ना पता हो, लेकिन मैं बता दूं, यूट्यूब एजुकेशन के फील्ड में जो फ्री एजुकेशन वाला कॉन्सेप्ट था 1 साल पहले मैं ही लेके आए कि हम जो बच्चे गांव से नहीं निकल के आ सकते बाहर, हम खुद देखते थे कि हम तैयारी करने के लिए हमारे पास फीस के पैसे नहीं थे, तो उन लोगों को हम आप पहुंचा पाएँ। क्योंकि ये जो SSC हो गया, ये उतनी कठिन एग्जाम नहीं है। अगर एक बच्चे ने 12th ग्रेजुएशन ठीक तरीके से किए तो उसको थोड़े से सहारे की जरूरत है, थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है, वो अपने आप कर सकता है। इसमें रटा के या किसी भी चीज़ से किसी को काबिल नहीं बनाया जा सकता है, सफलता नहीं दिलाई जा सकती। तो मैथ्स का बहुत रोल है, और इसको बेसिक्स मुझे लगता है कि पहले सबसे पहले बच्चे को स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। और जो लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आती, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनको मैंने सिखाई है कि आप बार बार पढ़ो, कोई भी चीज़ हो। और एक हनुमान चालीसा हम जब इतनी बार पढ़ लेते हैं तो ऐसा हो जाता है, ऐसे रिफ्लेक्स हो जाता है कि हम कुछ और सोचते भी रहते हैं और हनुमान चालीसा निकलता है। फॉर एग्जांपल ड्राइविंग, ऐसे रिफ्लेक्स हो जाती है, हम कुछ भी सोच रहे हैं, अपने आप सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सारा खेल प्रैक्टिस का ही है। ऐसे ही मैथ्स में भी है, मैथ्स में रटने जैसी कोई भी चीज़ नहीं। एक बार में नहीं आई समझ, जब दोबारा पढ़ोगे फिर 10% आएगी, 13-14 में आ जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती, किसी को भी आ सकती है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से, या आर्ट बैकग्राउंड से, साइंस से, किसी को भी आ सकती है। प्रोग्राम के शुरू में सर हमने ऑनलाइन एजुकेशन पे बात की थी, तो हाथ में किताब लेकर पढ़ना
और मोबाइल पे किताबें पढ़ना, कि इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल और कौन सबसे ज्यादा सही है? अगर हम हाथों में किताब, आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है कि आपने पता चला मैथ्स की वीडियो के लिए खोला चैनल, ठीक है, और वहाँ पे कोई भी मूवी आ गई, मसला मुखर्जी नगर कुछ भी आ गई, तो बच्चा अपने आप को उस चीज़ से सिर्फ एंटरटेन हो रहा है, या पता चला चलिए 10 मिनट के लिए उसने एंटरटेनमेंट कर लिया, लेकिन पता चल रहा है फिर वो दोबारा फिर किसी शॉर्ट मूवी में घुस गया, मतलब यही सब अगर वो कर रहा है तो फिर ऑनलाइन एजुकेशन उसके लिए बेकार है। मतलब कि वो पढ़ाई की तो एक वीडियो देख रहा है 10 मिनट की और बाकी 1.5 घंटे ऐसे खराब कर रहा है। ये डिस्ट्रैक्शन से अगर वो बच सकता है तो बेस्ट है ऑनलाइन एजुकेशन। और एक पढ़ा लिखा बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो इस बात को भी समझ जाता है कि क्या बेस्ट है और क्या नहीं। जैसे बच्चे अभी आजकल बहुत ही सवाल पूछते हैं कि जी बताओ हमें कौन सा चैनल बेस्ट है, क्या है। अरे बच्चा पुराने पेपर्स उसके पास हैं, वो एनालिसिस कर सकता है कि अगर एक टीचर से उसने कोई टॉपिक पढ़ा है तो क्या वो क्वेश्चंस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ये चीज़ तो बच्चे को खुद ही डिसाइड करनी पड़ेगी, ये चीज़ कि किस टीचर से उसको पढ़ना है, किस टीचर का उसको समझ में आता है। और थोड़ा बहुत ये ऑनलाइन एजुकेशन की जो क्रेडिबिलिटी कम हुई है उस चीज़ को भी अब ठीक होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ऑनलाइन एजुकेशन अच्छा है मेरे हिसाब से। एक स्टूडेंट को कितनी देर तक पढ़ाई करनी चाहिए? कितनी देर तक, ये बड़ा अजीब सा सवाल है। खैर बहुत बच्चे भी ये सवाल हमसे पूछते हैं कितनी देर तक पढ़ाई। देखिए इसकी कोई लिमिट नहीं है। काम का मतलब होता है कि आप दिल लगाकर कर रहे हैं या मन लगाकर कर रहे हैं या ऐसे ही कर रहे हैं, बस। दिल लगाकर अगर आप 4 घंटे भी पढ़ लेते हो तो बहुत है, और किताब लेके आप बैठे रहो 10 घंटे बैठे रहो, बीच में मोबाइल रख लो, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब आउटपुट क्या आ रहा है, जो आपने किया वो फ्रूटफुल कितना है, आउटपुट कितना दे रहा है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। आपने एक टॉपिक पढ़ा, अब आपने देखा कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड सारे सवाल आंसर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और आप 4 टॉपिक पढ़ के भी एक आंसर नहीं कर पा रहे हो तो बेकार है वो आपका 4 टॉपिक पढ़ना भी। तो दिल लगा के पढ़ाई करने से होता है, वक्त लगा के नहीं। तो बेसिक रूल क्या होने चाहिए पढ़ाई के, और जिससे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम, क्रैक किया जा सके? कुछ ऐसे रूल्स जिनको हम फॉलो करें, स्टूडेंट्स फॉलो करें। देखिए एक सबसे बड़ी बात तो टाइम वेस्ट, टाइम की बहुत कीमत है, और जो इंसान ने जीवन में वक्त की कीमत को नहीं पहचाना वो कुछ नहीं कर सकता। हम बहुत सारा स्टूडेंट लाइफ में टाइम बहुत ख़राब करते हैं, मेरा भी दौर था, मैं भी बहुत अच्छे दोस्त नहीं बना पाया इसीलिए कि टाइम बहुत ख़राब करना पड़ता है। दिल्ली में एक स्टूडेंट्स आता है, दिल्ली में इतनी सारी चीज़ें देखने की हैं, वो उन सब में ही घूमता रहता है। तो आपको 1 साल तो अपने आप को बांध के रखना पड़ेगा, कंट्रोल करने पड़ेंगे इमोशंस। हर किसी का मन करता है, मैं ऐसा नहीं कहता। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या करें, तो मैं उनको पूछता हूँ कि भाई कहीं तो लगता होगा, वहाँ से हटाओ। तो मन ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं लग रहा, कहीं ना कहीं तो लगता ही है। तो हमें मन को डाइवर्ट करके पढ़ाई पे लेकर के आना है, जो कि मुश्किल काम है, लेकिन उसको भी अगर एंजॉय के साथ पढ़ेंगे कि मुझे कुछ सीखना है। देखिए इन सब चीज़ों से, जैसे गणित, रीजनिंग, ये सब चीज़ें जो है आपको पता होगा कि ये आईक्यू लेवल डिसाइड करती हैं हमारा, करते हैं। तो हमें अपने माइंड को, जैसे हम बॉडी बनाने के लिए डंबल उठाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे माइंड का भी है। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही खुलता जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास दिमाग कम है मैं ऐसा नहीं कर सकता, अरे ये तो खोलना पड़ता है। मैं भी जब स्टार्टिंग में काम करता था 4-5 घंटे में परेशान हो जाता था, आज 15-15, 16-16 घंटे काम कर लेता हूँ, फिर भी नहीं थकने देता इस दिमाग को। सारा खेल प्रैक्टिस का ही है, मैंने इस दिमाग को इतनी प्रैक्टिस करा दी, तो वो चीज़ है। तो घुमा फिरा के अगर बोलें तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको परफेक्ट स्टूडेंट बनना है, एक अगर आप चाहते हैं कि वो आप एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बने, तो इसके लिए जाहिर है परफेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन खुद को नेगेटिविटी से बाहर निकालने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए खुद को मोटिवेशन करने के लिए कई सारे फैक्टर होते हैं। जब आप घर से चले होते हैं तो आपके माता पिता के सपने की वो आपको क्या सोचते हैं, आप जब उनसे रोज़ बात करते हैं तो वो आपसे क्या उम्मीद लेके बैठे हैं, जो उनकी उम्मीदें, उनकी बातें, मुझे नहीं लगता उससे बड़ा एक स्टूडेंट्स के लिए कुछ मोटिवेशन होता है। अगर वो रूम में अपने लिख के टांग देता है कि पापा मैं जॉब लेकर ही घर आऊँगा, इस तरीके की चीज़ें अगर वो करता है तो उसको इससे मोटिवेशन मिलेगा। देखिए मोटिवेशन तो एक होता है, मैंने कहा 10 मिनट के लिए किसी बच्चे को मोटिवेट किया फिर जाके वही हो गया। इंस्पिरेशन हमें लेनी होती है लोगों से, जो हम अपने जीवन की गलतियाँ बताते हैं और लोग जीवन की गलतियाँ, आपके पिताजी आपको अपने जीवन की गलतियाँ बताते हैं कि बेटा हमने नहीं पढ़ाई की तो आज हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। उस चीज़ से आपको सीखने की ज़रूरत है। खुद अगर आप ये सोचेंगे कि आपकी ज़िंदगी 3 या 4 साल बाद क्या होगी, आप जो कर रहे हैं उसके हिसाब से, तो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आप कभी सोचें तो सही कि जो आप कर रहे हैं उससे होगा क्या, उससे होने क्या वाला है। हम अपना आकलन ही नहीं करते, हम बस ख्वाबों में रहते हैं, हाँ हो जाएगा हो जाएगा। मैं कितने स्टूडेंट्स को जानता हूँ, अरे बस बहुत आसान है, हो जाएगा, और होता कुछ भी नहीं। तो वो चीज़ है। तो जाहिर है कि अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले आपको खुद को फोकस करना होगा, टारगेट करना होगा कि आखिरकार मुझे करना क्या है लाइफ में। इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना होगा, स्मार्ट बनना पड़ेगा, और सिर्फ किताब खोल के बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको जो पढ़ना है उसको अपने भीतर
किसी भी तरीके से एब्जॉर्ब करना है कि आप उसको पढ़ें तो समझें भी, क्योंकि नॉलेज इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो कि क्लियर करना मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। ऐसे में बहुत सी तरह की किताबें पढ़ते हैं, वो इस राइटर उस राइटर की, एक शख्स के पास कम से कम 12, 13, 14 किताबें होती हैं और शायद वो 14 किताबें भी ढंग से नहीं पढ़ पाता, बिल्कुल रखी रहती हैं बस। हाँ, तो आप कोई ऐसी बुक प्रेफर करना चाहेंगे, आप बताना चाहेंगे किताबों के लिहाज से आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से किताबें खरीदनी चाहिए, कौन सी किताबें खरीदनी चाहिए? देखिए, एक तो हम क्या करते हैं, जब मुखर्जी नगर में आते हैं तो जो लोग खुद 3 या 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ, हम उनसे पूछते हैं कौन सी किताबें लाएं और वो ले आते हैं। तो एक सफल व्यक्ति से हमेशा एक तो राय लेनी चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। ये नहीं कि मैंने बहुत मटेरियल इकट्ठा कर लिया और सारी किताबें अच्छी हैं। अगर आप एक किताब पहले लेके आते हैं तो उस एक किताब को पूरा अच्छे से पढ़िए पहले आप, और देखिए कि उससे पढ़ने के बाद आप मॉक टेस्ट में या कोई एग्जाम पेपर में कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं। जैसे इतने सारे मॉक टेस्ट हैं जिससे आप अपने आप को जज कर सकते हैं। फिर आपने देखा कि अभी भी कुछ कमी है जो इस किताब में मुझे नहीं मिली, तो आप दूसरी किताब भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई किताब खराब है, आप अगर 8-10 किताबें लेके आएंगे, लगभग तो सारी चीज़ें सेम ही हैं। और आजकल तो ऑनलाइन इतनी चीज़ें आ गई हैं कि आप ऑनलाइन ही बुक्स देख सकते हो। आपको लगता है उसके बाद कि ये बुक अच्छी है, पढ़ के रिव्यू लेके तो आप ला सकते हो। कोई मतलब किताबों का सच कोई बहुत रोल अब नहीं रहा। अब ऑनलाइन एजुकेशन के बाद तो आप वीडियो से ही लोग, अब करंट अफेयर की क्या ही कोई बच्चा बुक ले, इतनी सारी वीडियोज करंट अफेयर की आती रहती हैं, तो बुक का बहुत सच कोई मायने नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी अगर आप मैथ्स के लिए भी बुक लेना चाहते हो, बहुत मतलब बुक तो बहुत सारी हैं जिनका, मैंने खुद बुक लिखी है पहले विद एडवांस में, तो बहुत सारी बुक हैं जिनका कोई मतलब स्पेसिफिक नहीं है कि आपने ये पढ़ ली अब तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, जैसे एक चीज़ आप खुद समझिए कि अगर किसी आदमी को एक नदी हमें तैरने के लिए बोलना है और हम उसको स्विमिंग के कॉन्सेप्ट सिखाएं, या फिर स्विमिंग के कॉन्सेप्ट कम सिखा के हम उससे कहें कि तुम पहले समुद्र तैर के दिखाओ तभी वो नदी तैरेगा, ऐसा नहीं है। अगर उसके स्विमिंग के कॉन्सेप्ट अच्छे हो गए, 2-4 तालाब उसने तैर लिए, तो नदी ऑब्वियसली तैर लेगा। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। अगर वो स्ट्रांग हो जाते हैं, आज मैं कैसे आपको कह देता हूँ कहीं से भी सवाल पूछ लो, उसकी वजह है कि मैंने वो सारी चीज़ें देख ली, पढ़ ली। अब मुझे लगता है कि कोई भी सवाल आएगा वो मेरे लिए भी नया हो सकता है, लेकिन आंसर निकाल देंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं। कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट अप करें, एक आखिरी सवाल आपसे, आई थिंक सब जानना चाह रहे होंगे। अच्छा, नहीं, कॉन्फिडेंस देखिए खुद से ही आता है कॉन्फिडेंस, और कम सोचने से, अच्छे काम करने से। आप 4 घंटे पढ़ के देखिए मन लगा के, आपको खुद कॉन्फिडेंस आने लगेगा। जब आप टाइम की बर्बादी करते हैं, 1 दिन 2 दिन आपने टाइम निकाल दिया, इसी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस अपने आप लूज होता चला जाता है। आप अच्छे काम करिए, हमेशा आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, हमेशा आपको लगेगा नहीं मैंने क्या गलती की। लेकिन कॉन्फिडेंस लूज कब होता है? जब मुझे लगता है कि मैं किसी गिल्ट में हूँ, तो कॉन्फिडेंस लूज होता है। अगर लगता है मैंने सब कुछ सही किया तो मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहूँगा। ऑब्वियसली। हाँ, कॉन्फिडेंट कौन नहीं होता? झूठ बोलने वाला बंदा कॉन्फिडेंट है। तो जब आप कुछ अच्छा करेंगे, आपको लग रहा है कि आप अपने हिसाब से अच्छा कर रहे हैं, तो यू ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। बिल्कुल। तो पढ़ाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, और स्मार्ट बनने के लिए आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। ये तमाम बातें जो आज आपको सर ने बताई, उम्मीद करते हैं कि आपको बेहद पसंद आई होंगी, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इतना ही, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे आपके कुछ अहम सवालों के साथ। नमस्कार। थैंक यू।